नमस्कार। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर समेत कुछ मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक मंगलवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सरकार ने कहा कि वह चुनाव सुधार समेत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में गतिरोध की स्थिति बनी रही और सदन की कार्यवाही दो बार स्थगन के बाद अपराह्न 2:05 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा। वे एसआईआर पर चर्चा हो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से अपनी अपनी सीट पर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि उनके जो भी मुद्दे हैं उन पर सदन में चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता अपने मुद्दों पर यहाँ चर्चा चाहती है। आप सब जिम्मेदार विपक्ष हैं। पीठासीन सभापति ने विपक्षी सदस्यों का शोरगुल जारी रहने पर कहा, यह तरीका जनता पसंद नहीं करती, ऐसा मत कीजिए। आप सुनियोजित तरीके से बार बार सदन को बाधित कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आपके जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए सदन तैयार है। पिछले सत्र में भी आपने सदन का समय बर्बाद किया, आपके कारण सदन नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आप क्यों बार बार एसआईआर पर बोल रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा होगी, बोला गया है। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। जनता को बिहार में अच्छा लगा। एसआईआर का जनता ने भरपूर स्वागत किया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने अपराह्न 2:05 पर सदन की कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में जारी गतिरोध के बीच सदन में कहा कि सरकार चुनाव सुधार या अन्य किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने इस संबंध में बातचीत के लिए कुछ प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी गतिरोध जारी रहने के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कल भी हमने अनुरोध किया था, आज फिर कर रहा हूँ। देश में कई मुद्दे हैं, किसी मुद्दे को हम छोटा नहीं मानते हैं। संसद नियम से चलती है। एक मुद्दे को लेकर आप बाकी मुद्दों को दबा नहीं सकते हैं। इस सदन में कई पार्टियां हैं, हर पार्टी की बात सुननी चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर संसद को ठप करेंगी तो यह ठीक नहीं रहेगा। किरेन रिजिजू ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा, ये लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत होती है। मैं भी चुनाव हारा हूँ, अटल जी भी चुनाव हारे थे, लेकिन हार की बौखलाहट में आप संसद में गुस्सा निकालेंगे, वो ठीक नहीं है। ऐसी हरकतें करने के कारण आप विपक्ष जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि चाहे चुनाव सुधार हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश के किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मैंने कुछ प्रमुख विपक्षी नेताओं को बुलाया है, हम बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। हम सबकी बात सुनेंगे, आपको सरकार की बात सुननी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में समाधान के लिए कुछ प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति पीसी मोहन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:10 पर अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की विशिष्ट दीर्घा में जॉर्जिया के संसदीय शिष्टमंडल के उपस्थित होने की जानकारी सदस्यों को दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। हंगामे के बीच ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश कुमार गौतम और सौमित्र खान ने क्रमशः उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से संबंधित पूरक प्रश्न पूछे, जिनके संबंधित मंत्रियों ने उत्तर भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों के आचरण पर चिंता जताते हुए यह भी कहा कि जिस तरह का आपका आचरण मैं संसद के अंदर देख रहा हूं और कई सदस्य सदन के बाहर संसद के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो संसद और देश के हित में नहीं है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपरा है तो देश देख रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने शोर शराबा कर रहे सदस्यों से कहा कि संसद के अंदर विरोध और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मर्यादा और शालीनता बनाए रखें। मैं हमेशा हर मुद्दे पर बात करने के लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन आग्रह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया को मार्गदर्शन देने वाले लोकतंत्र में संसद की मर्यादा और परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए और आपका आचरण विशेष रूप से संसद की मर्यादा के अनुरूप हो। हालांकि विपक्ष की नारेबाजी जारी रही और अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जॉर्जिया से आए संसदीय शिष्टमंडल ने लोकसभा की कार्यवाही देखी।
सदन की बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को विशिष्ट दीर्घा में जॉर्जिया के संसदीय शिष्टमंडल के उपस्थित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारे सदन की विशिष्ट दीर्घा में जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन शाल्वा पापुआशाविली के नेतृत्व में जॉर्जिया का उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पापुआशाविली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की यात्रा दोनों देशों के संबंधों की गहराई का प्रतीक है और इससे द्विपक्षीय सहयोग एवं संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने जॉर्जिया के शिष्टमंडल के माध्यम से वहां की संसद और देश की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। सदस्यों ने मेजें थपथपाकर मेहमान शिष्टमंडल का अभिनंदन किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने प्रश्नकाल में दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सहयोग नहीं कर रही है और ऐसे कारणों से विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को पूरा करने में कठिनाई आ रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल में पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सौमित्र खान के पूरक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू में 2020-2021 और 2021-22 में इस योजना को स्वीकार नहीं किया और 2022-23 में इसे स्वीकार करने के बाद भी इसमें सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 910 करोड़ रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है, लेकिन पश्चिम बंगाल से मात्र 221 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आज तक आवंटित 221 करोड़ रुपए में से 114 करोड़ रुपए की राशि अब तक जारी की जा चुकी है, लेकिन इसमें केवल 58.51 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उन्होंने गत 2 अगस्त स्वयं पश्चिम बंगाल में जाकर योजना की समीक्षा की, तो बैठक में निम्न स्तर के अधिकारी मौजूद थे जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि जब मैंने पता किया तो बाद में जानकारी मिली कि राज्य में उच्च स्तर पर निर्णय हुआ है कि भारत सरकार की किसी भी बैठक में सबसे निम्न स्तर का अधिकारी जाएगा। ये राज्य सरकार की सोच है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसमें पश्चिम बंगाल सरकार जरा भी सहयोग नहीं कर रही है और इसीलिए वहां कठिनाई हो रही है। और अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में मंगलवार को मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई और इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह ये विधेयक लेगा। उच्च सदन में आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और कुछ अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद उच्च सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा ने एक दिन पहले इस विधेयक को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सोमवार को लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया था। वित्त मंत्री ने आज उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक मणिपुर माल और सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे 7 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कानून में किए गए संशोधन अक्टूबर 2025 में लागू हुए और आधे से अधिक राज्यों ने उन्हें अपडेट किया था, लेकिन मणिपुर में राज्य विधानसभा निलंबित होने के कारण इसे अध्यादेश के जरिए 7 अक्टूबर को लागू किया गया। उन्होंने अपने जवाब में विपक्षी दलों के सदस्यों पर निशाना साधा जो सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्षी दलों के सदस्यों ने चुनाव सुधार पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन किया था। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर मणिपुर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य के हितों से जुड़े विधेयकों पर सदन में चर्चा में वो शामिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 2024 में पूरा साल विपक्षी नेता मणिपुर के लिए मगरमच्छी आंसू बहाते रहे। क्या प्रधानमंत्री ने वहां दौरा किया? क्या गृहमंत्री ने वहां दौरा किया? क्या वहां की कानून व्यवस्था सामान्य हुई? वे बार बार मणिपुर से जुड़ा मुद्दा उठाते रहे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन होने के कारण जब राज्य के बजट के लिए विधेयक यहां लाया गया तो उस समय भी विपक्ष के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है। विपक्ष ने आज भी सदन में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाया और इस पर तत्काल चर्चा की मांग की। विपक्षी मांग पर सरकार ने कहा कि वो मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इसे कराने के लिए समय सीमा तय करने पर जोर न दे। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यह बात उस समय कही जब उच्च सदन में विपक्षी दलों के सदस्य लगातार दूसरे दिन एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहे थे। किरेन रिजिजू ने कहा कि वो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत कर चर्चा के लिए उपयुक्त समय पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।
इससे पहले विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अपने स्थानों से आगे आ गए और एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि एसआईआर के नाम के दबाव के कारण 28 बीएलओ ब्लॉक लेवल अधिकारी की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तात्कालिक मुद्दा है, लोकतंत्र, नागरिकों और देश के हित में चर्चा अभी होनी चाहिए। हम सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर अभी चर्चा हो। इससे पहले उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। ये प्रक्रिया पूरी होते ही विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग उठाई और नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। सभापति ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए उन्हें अपने स्थानों पर लौटने के लिए कहा। सभापति ने बताया कि उन्हें नियत कामकाज स्थगित कर नियम 267 के तहत 5 विषयों पर चर्चा कराने के लिए 20 नोटिस मिले, लेकिन ये नोटिस प्रक्रियागत आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। ये सुनते ही विपक्षी सदस्यों का हंगामा तेज हो गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया। सभापति ने न तो नोटिस देने वाले सांसदों के नाम बताए और न ही उन नोटिसों के विषय में जानकारी दी। विपक्षी सदस्यों ने इसे सदन की परंपरा के खिलाफ बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा की परंपरा रही है कि 267 के तहत नोटिस देने वाले सदस्य और उनके विषय दोनों का उल्लेख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन अब अचानक देखा जा रहा कि न तो नोटिस देने वाले सांसदों के नाम बताए गए और न ही उनके नोटिस के विषयों के बारे में बताया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही के संचालन के दौरान पूर्व सभापति केवल सदन के नेता जेपी नड्डा की ओर देखते थे, जबकि राधाकृष्णन कार्यवाही संचालन के दौरान केवल अपनी मेज की ओर देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हर तरफ देखें। सभापति ने जवाब दिया कि सदन में व्यवस्था होने पर वो सबकी बात सुनेंगे। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में व्यवस्था बनाना आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, यह हमारा काम नहीं है। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सोमवार को संसदीय मामलों के मंत्री ने चर्चा की मांग पर सकारात्मक जवाब देते हुए कहा था कि कुछ समय चाहिए। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तथा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वस्त किया था कि सरकार चर्चा के लिए उपयुक्त समय तय करने के लिए विपक्ष से विचार विमर्श करेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए जल्द ही विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाई जाएगी। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष समय का दबाव न डाले। उन्होंने कहा कि मैंने कल कहा था कि कृपया समय को लेकर शर्त न रखें। उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों से औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करूंगा। परामर्श की प्रक्रिया शुरू होगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। हर चीज़ मशीन की तरह नहीं चल सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाने की निराशा सदन में उतार रहा है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में बातचीत और चर्चा अहम होती है। उन्होंने कहा कि देश में कई मुद्दे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक मुद्दे को कमतर करें और दूसरा उठाएं। सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सभापति ने हंगामे के बीच शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने शून्यकाल के तहत मुद्दे उठाने के लिए जिन विपक्षी सदस्यों के नाम पुकारे, उनमें से ज़्यादातर ने एसआईआर के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग उठाई। सभापति ने इन सदस्यों को अनुमति नहीं दी और दूसरे सदस्यों के नाम पुकारे। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप सदन को हल्के में नहीं ले सकते। मैं अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दे रहा हूं। शोर शराबे के बीच ही द्रमुक सदस्य डॉक्टर तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा, लेकिन सभापति ने कहा कि जब तक सदन में व्यवस्था नहीं होगी वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने तिरुचि शिवा से कहा क्या व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने कहा कि क्या व्यवस्था का प्रश्न, आप विषय पर बोलना चाहते हैं या नहीं? जब इतना शोर हो रहा है तो मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति कैसे दूं? सदन में व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था का प्रश्न कैसा? सदन को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौटने को कहा। उनके अपने अपने स्थान पर जाने के बाद तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और नियम 267 के तहत दिए गए नोटिसों को अस्वीकार करने का कारण न बताने पर आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल के तहत मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी आला ने वायु प्रदूषण का मामला उठाया। इस समस्या को सार्वजनिक समस्या और आपात स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर 7 में से एक व्यक्ति समय पूर्व मृत्यु के जोखिम का सामना कर रहा है। भाजपा के कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया में केंद्रीय भोजपुरी साहित्य अकादमी की स्थापना की मांग की। शून्यकाल के तहत ही निर्दलीय सदस्य अजित कुमार भुइया ने असम के एक विश्वविद्यालय में अनियमितता का मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्य के लक्ष्मण ने नशा के बढ़ते चलन पर चिंता जताई और निरोधक उपायों का कड़ाई से अनुपालन कराने की मांग की।
इसी पार्टी के बाबूराम निषाद ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का मुद्दा उठाया। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता और पूंजी को सक्षम बनाना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने से 200 से अधिक अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप और वैश्विक निवेशों का भरोसा हासिल हुआ है। अपराह्न 2 बजे सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर किरेन रिजिजू ने बताया कि वंदे मातरम पर चर्चा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सूचीबद्ध हो चुकी है और ये चर्चा चुनाव सुधार पर चर्चा से पहले होगी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा विषय है। चुनावी सुधार संबंधी मुद्दे भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भी मुद्दे हैं जो सदन में उठाना पार्टियां चाहेंगी, लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर एक मुद्दा उठाया है, इसलिए सरकार चर्चा को तैयार है, परंतु इसे वंदे मातरम पर चर्चा से पहले लेना उचित नहीं होगा। इस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि 14 से अधिक विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं क्योंकि एसआईआर की वजह से लोग मर रहे हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई दलों ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया, जिसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत नोटिस देने पर किसी विषय पर चर्चा के लिए अन्य सभी कार्य स्थगित कर व्यवस्था देने की व्यवस्था है। यदि प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो इस नियम का कोई अर्थ नहीं बचता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वंदे मातरम हमसे निकला है, उनसे नहीं। इस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे मातरम सभी का है। मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित होने के बाद उच्च सदन में आसन की अनुमति से सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के जरिए साइबर अपराध का मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिनेश शर्मा ने कहा कि डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया ने कई मुश्किलों को आसान बनाया है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव साइबर अपराध के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने साइबर अपराध और गरीबों पर इसके प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। साइबर अपराध को प्रौद्योगिकी के उन्नत होने के साथ साथ बढ़ती चुनौतियां बताते हुए उन्होंने कहा कि आज डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी जैसे अपराध आम हो गए हैं और इससे सीधे साधे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा के संजय सेठ ने एमएसएमई उद्यमियों का मुद्दा उठाया। इसके बाद अपराह्न 3:46 पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।